हाँ जी बे क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ सबको आ रही है बेटा? Yes, गुड sir. इवनिंग सर, आ रही है आवाज। गुड इवनिंग। तो हम शुरू करते हैं बेटा हमारे आज के लेक्चर के साथ, जिसके अंदर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसका जो थर्ड हमारा लेक्चर है, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, जिनको हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इस ग्रुप की जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होती है, NS2, क्योंकि s ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और ये ग्रुप 2 हो गया और इसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। हमारे पास कुल मिला के 6 एलिमेंट्स इस ग्रुप के अंदर आते हैं। टू बी मोर प्रिसाइज 6 मेटल्स इस ग्रुप के अंदर आते हैं। तो ये सब जो है वो सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। बेरिलियम, हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन 2s2, ये कोई भी फ्लेम नहीं देता बर्नर पे। मैग्नीशियम एनी कॉन्फ़िगरेशन NS2, ये भी कोई फ्लेम नहीं देता, पर कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम ये सारे फ्लेम्स देते हैं। एनसीईआरटी पे इस पे काफी अच्छा क्वेश्चन है कि भाई ऐसा क्यों है कि ये दोनों फ्लेम क्यों नहीं देते? ड्यू टू हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू जो बंसन बर्नर कंपेंसेट नहीं कर पाता, इसलिए वो फ्लेम नहीं देता। ये वाले एलिमेंट फ्लेम नहीं देते। अगर हम एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई की बात करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप साइज जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। बट लेफ्ट टू राइट पीरियड में साइज जो है वो क्या करता है, डिक्रीज। इसलिए ये एल्कली मेटल से तो छोटे हैं पर साइज इंक्रीज करता है जब आप ग्रुप में नीचे मूव करते हो, क्योंकि एक नया एनर्जी शेल ऐड हो रहा है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो ये है कि ये डाइवैलेंट है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पसंद करते हैं। अगर हम इनको इनके गैसियस स्टेट में देखें तो आप पहले IE1 लगाओगे जिससे ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे अपने गैसियस स्टेट में, और उसके बाद आप M पॉजिटिव गैस से दोबारा IE लगाओगे जिसको बेटा हम 2 कहते हैं, और ये फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, लूज, और ये बनाते हैं ये। तो ओवरऑल इन दोनों रिएक्शंस को असलियत में दिस इज द वे इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, पर हम इसको कैसे लिखते हैं, मेटल है गैसियस स्टेट में, आप आयोनाइजेशन एनर्जी लगाते हो और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, लूज कर देता है गैसियस स्टेट में, और ये बनाता है M2 पॉजिटिव। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं टू फॉर्म डाई पॉजिटिव कैटायन। आप कॉपी कर सकते हैं, कुछ कॉपी करना हो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसका नाम है बेटा आयोनाइजेशन इंथैल्पी। कहते हैं ये हमने क्लास 11th में 4th चैप्टर में किया था। फर्स्ट IE एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ज्यादा होती है एल्कली से, राइट? क्यों? क्योंकि इनका जो NS ऑर्बिटल होता है वो फुली फिल्ड होता है। NS2 इज फुली फिल्ड स्टेबल, प्लस इसमें एक और एडवांटेज क्या होती है, एल्कलाइन का साइज इज स्मॉल। तो पहली IE जो है वो एल्कलाइन की क्या होती है, ज्यादा होती है ना। ये हमने
11th में पढ़ा था, 4th चैप्टर का एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था कि IE1 ऑफ alkaline is more than alkali. और फिर हमने पढ़ा था लेकिन IE1 के बाद IE2 of alkaline is less than alkali, है ना? तो हमने लिखा ना ड्यू टू स्मॉल साइज, लेकिन सेकंड IE जो है वो छोटी होती है कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स के साथ। सर क्यों? बिकॉज आफ्टर IE1 alkali metals attain noble gas configuration. तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना काफी मुश्किल होता है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कर लीजिए कॉपी बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंड मार्क कीजिए इस कैरेक्टरिस्टिक को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल से ज्यादा होती है क्योंकि इनके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। एंड अगेन अगर आपको याद हो, हाइड्रेशन एंथैल्पी का ट्रेंड एल्कली मेटल्स के अंदर किसके लिए सबसे ज्यादा था? लिथियम के लिए, उससे कम सोडियम के लिए, उससे कम आता था पोटेशियम एंड सो ऑन। और लिथियम के लिए ऐसा क्यों था? बिकॉज कैटायनिक साइज वाज वेरी स्मॉल, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर हम ओवरऑल देखें एल्कलाइन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। सर क्यों? बिकॉज कैटायनिक साइज इज स्मॉलर एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। कैटायनिक साइज ऑफ alkaline metals is smaller than alkali metals. तो अगर मैं कैटायोनिक साइज कंपेयर करूं सेकंड पीरियड के एलिमेंट का, तो लिथियम का कैटायोनिक साइज ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू बेरिलियम का, इसलिए बेरिलियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम की कम है कैटायन की, बेरिलियम की ज्यादा है। क्यों? ड्यू टू मोर पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर प्लस हाई चार्ज डेंसिटी या ग्रेटर इलेक्ट्रॉन नहीं चार्ज डेंसिटी लिखेंगे क्योंकि +2 चार्ज है ना, इस वजह से। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिहाफ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेनेशन जो है वो आगे आने वाला है। आप कॉपी कर सकते हैं। तो अगर आप इनके सॉल्ट्स को देखेंगे तो आप देखो, जहां पे लिथियम का जो सॉल्ट था, इफ यू रिमेंबर, हम लिख देते हैं LiCl, वो 2 पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रेट होता था। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स हैं वो 6 पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रेट होते हैं।
डेंसिटी की बात करें, इसको कोई खास पूछता नहीं है, ये ज्यादा डेंस होते हैं। सर क्यों? बिकॉज साइज छोटा हो जाता है, साइज छोटा है, डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, एंड दे आर हैवियर एंड हार्डर देन एल्कली मेटल्स, क्योंकि इनका साइज छोटा है और इनके बीच में मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। एमपीबीपी की बात करें, अगेन भाई मेटालिक बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर सी बात है कि इनका एमपीबीपी एल्कली मेटल से क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि साइज छोटा है। पर कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है डाउन द ग्रुप, मतलब रेगुलरली इंक्रीज नहीं कर रहा, रेगुलरली डिक्रीज नहीं कर रहा। ये डाइवैलेंट कैटायंस बनाते हैं जिनको हम कहते हैं M+2। ये भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में, लेकिन एल्कली से कम है। सर क्यों? बिकॉज एल्कली ने तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। एल्कली नीड्स टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए सिर्फ IE1 लगेगी। लेकिन इस केस में तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए IE1 प्लस IE2 लगती है, इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो है पर एल्कली से कम है। बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले रिएक्शन विद एयर। अगर इस ग्रुप के मेटल्स को एयर में हीट करते हो, रिएक्ट करते हो, कहते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम काइनेटिकली इनर्ट होता है ऑक्सीजन में, क्योंकि ये ऑक्साइड लेयर बना देता है। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन था ना कि व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर, इट गिव्स अ वाइट डैजलिंग फ्लेम। लेकिन मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करने से पहले हमें क्या करना पड़ता था? साफ करना होता था। साफ करना होता था। क्यों साफ करना होता था? सैंड पेपर से, फिर ऑक्साइड की लेयर होती क्योंकि थी, उसके ऑक्साइड की लेयर हमको रिमूव करानी होती थी। इसलिए ये पहले से ही ऑक्साइड लेयर बना देते हैं और उस लेयर के बनने के ऊपर सरफेस पर तो रिएक्शन नहीं हो पाती। लेकिन हमारे पास एक्सेप्शन है कि बेरियम और रेडियम जो है वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन बाकी के जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं जब ऑक्सीजन के साथ एक्सेस में हीट किया जाए। तो बेरियम और रेडियम क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं, राइट। और अगर आप देखो बेटा, बेरियम क्या होता है? +2, और जो सुपर ऑक्साइड होता है बेटा वो क्या होता है? O2-। तो अगर आप क्रिस क्रॉस मेथड से लिखोगे तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, बेरियम O2 होल ट्वाइस और रेडियम O2 होल ट्वाइस। कहीं वैसे आप देख सकते हो कि लाइक कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, बेरियम O4, पर ये सही तरीका नहीं होता। आप उसको, सुपर ऑक्साइड है तो आप उसको ऐसे ही दिखाएं, ज्यादा बेटर होगा। तो आप देख सकते हैं बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है? बेरिलियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कुछ कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी से पहले देखते हैं कि कैल्शियम क्या बना रहा है? कैल्शियम पेरोक्साइड, मतलब वो ऑक्साइड के अलावा पेरोक्साइड भी बनाता है। बेरियम, ये देखिए बेटा, सुपर ऑक्साइड बना रहा है। कहते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं? नाइट्राइड। अगर मैं आपको मैग्नीशियम नाइट्राइड बताऊं कैसे होता है, तो मैग्नीशियम जो है वो क्या होता है? +2, नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है? 3-, तो Mg3N2 ऐसे बनता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। ऐसे ही बेरिलियम नाइट्राइड भी बनता है। रिएक्शन पानी के साथ, कहते हैं बेरिलियम और ऑक्सीजन अगेन काइनेटिकली इनर्ट है, क्योंकि उन्होंने तो ऑक्साइड की लेयर बनाई हुई है, तो ये लेयर स्टेबल है, तो ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जो है वो इजीली पानी के साथ रिएक्ट करते हैं विगरसली,
और ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें कैल्शियम की, राइट, पानी के साथ रिएक्शन, तो वो क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में ये हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करते हैं। हैलोजेंस के साथ, ये हैलोजेंस के साथ एलिवेटेड मतलब हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करके आयोनिक हैलाइड्स बनाते हैं, जिनका आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है बेरिलियम से रेडियम तक। सर क्या मतलब, मेटल हैलोजन, तो ये क्या बन जाएगा, मेटल हैलाइड। तो जैसे अगर हम बात करें बेरिलियम की, बाद में नीचे बात करेंगे, मैग्नीशियम की बात करते हैं विद हैलोजन क्लोरीन, तो ये क्या दे देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। कहते हैं थर्मल डीकॉम्पोजिशन का अमोनियम डाइफ्लोराइडो बेरिलेट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसके नाम हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ये सबसे बेस्ट है अगर आपको बेरिलियम डाइफ्लोराइड बनाना हो, ये कंपाउंड डिकम्पोज करके हीट पर बेरिलियम डाइफ्लोराइड देता है। वेराज बेरिलियम क्लोराइड जो है वो उसके ऑक्साइड से मिल जाता है। सर कैसे, बेरिलियम क्लोराइड कार्बन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस 600 to 800 केल्विन टेम्परेचर हमको क्या दे देगा, बेरिलियम क्लोराइड, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दिस इज हाउ हम बेरिलियम क्लोराइड ऑब्टेन करते हैं। मतलब डायरेक्ट आप ऑब्टेन नहीं कर सकते, पर आपको उसके ऑक्साइड से बेरिलियम क्लोराइड जो है वो ऑब्टेन होता है। कर लीजिए कॉपी बेटा। कहते हैं बेरिलियम क्लोराइड सॉलिड में एक चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, और वो कुछ ऐसा होता है। अब आप बेटा इसको चेन स्ट्रक्चर कहें या पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कहें, पर सही शब्द जो है बेटा वो क्या है, चेन स्ट्रक्चर। अब बेरिलियम जो है वो ऐसा एग्जिस्ट करता है। अब इसके बारे में जानते हैं कि सर बेरिलियम डाइक्लोराइड ऐसा क्यों होता है। अब बेटा बेरिलियम डाइक्लोराइड के अंदर बेरिलियम के दो बॉन्ड हैं क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा क्या होते हैं, 3 लोन पेयर। ये रहा दूसरा बेरिलियम, उसके भी 2 बॉन्ड बने हैं क्लोरीन के साथ। ये रहा बेटा तीसरा बेरिलियम, 2 बॉन्ड हैं बेटा क्लोरीन के साथ, ठीक है, और हर एक क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 3 लोन पेयर। अब मैं आपको बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूं। बेटा बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, 1s2 2s1 2p1। ये देखो बेरिलियम का बेटा एक इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, जो हमको क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक ने बताया था। अब इस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन आता है बॉन्ड बनाने के लिए। अब बेटा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 17, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5,
अब 3p5 में अगर मैं आपको 5 इलेक्ट्रॉन बताऊं तो 2 तो ये पेयर्ड हो गए, ये पेयर्ड हो गए, और ये अकेला क्या होता है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है और वो बेरिलियम के पास आ जाता है, बेरिलियम के पास आ जाता है, और ये क्लोरीन आ गया, ये क्लोरीन आ गया, और हमारे पास क्या बन गया, BeCl2 मॉलिक्यूल। लेकिन सेंट्रल एटम बेरिलियम के पास अभी भी तो 2 ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, ये वाले। तो बेटा दूसरा वाला बेरिलियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल का क्लोरीन जो होता है, अपना लोन पेयर इसके एक खाली ऑर्बिटल में रख देता है। यही बेरिलियम क्लोराइड का तीसरा वाला मॉलिक्यूल दूसरे वाले बेरिलियम के खाली ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर रख देता है। मतलब एक तरह से हर बेरिलियम क्लोराइड के जो 2 ऑर्बिटल खाली पड़े हैं उसके अंदर लोन पेयर पड़ोसी वाला क्लोरीन या साथ वाला क्लोरीन जो है वो अपने प्लेस करने शुरू कर देता है, जिससे बेटा कौन सी चेन बनती है, एक स्ट्रेट पॉलीमेरिक चेन BeCl2 की बन जाती है। लेकिन सर किस स्टेट में होती है ये चेन, ये चेन सिर्फ सॉलिड स्टेट के अंदर होती है। गैसियस स्टेट में कॉन्सेप्ट अलग होता है बेटा, लिक्विड स्टेट में हम बात नहीं करते इसकी। कहते हैं लेकिन इन वेपर स्टेट बेरिलियम क्लोराइड जो है वो डायमर बनाता है। सर ये डायमर का मतलब क्या होता है, डायमर का मतलब होता है 2 मोनोमर कंबाइंड। सर ये मोनोमर का मतलब क्या होता है, मोनोमर का मतलब होता है सिंगल यूनिट या फिर मॉलिक्यूल। जब सिंगल मॉलिक्यूल होता है तो बेटा हम उसको कहते हैं केमिस्ट्री में मोनोमर। जब 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो बेटा उसको कहते हैं डायमर। जब 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं ट्राइमर, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको कहते हैं पॉलीमर, राइट। तो वेपर स्टेट में ये डायमर बनाता है, मतलब 2 BeCl2 के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। सर कैसे, उनके बीच में क्लोरीन एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है। लेकिन अगर आप बाय चांस उसको हीट कर दोगे तो हाई टेम्परेचर पर यही डायमर टूटकर सिंगल मॉलिक्यूल बन जाता है BeCl2 का, और ये आ गया बेटा इसका वेपर स्टेट। तो अगर आप देखो इस क्लोरीन के, अब ये एक तरह की डेटिव बॉन्डिंग इसके साथ दिखा रहा है और ये वाला जो है वो इसके साथ दिखा रहा है, तो इसको कहते हैं डायमर। ये दोनों स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी इनके ऊपर बेस्ड है कि भाई बेरिलियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो, या तो वो सॉलिड स्टेट में पूछ सकते हैं या फिर वो वेपर स्टेट में पूछ सकते हैं। कहते हैं इनकी टेंडेंसी हाइड्रेटेड हैलाइड्स बनाने की डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती रहती है ड्यू टू इंक्रीज इन कैटायनिक साइज। जितना ज्यादा बड़ा कैटायन का साइज होगा उसकी हाइड्रेशन जो है वो उतनी कम हो जाएगी। तो देखो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो 8 पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहा है, पर कैल्शियम जो है वो 6 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रेट हो रहा है, पर बेरियम जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रेट हो रहा है। तो इसको हम पढ़ते हैं, आपको जो जो कॉपी करना हो बेटा आप इसमें से कॉपी कर सकते हैं। मैंने इसमें बेटा ये भी ऐड कर दिया कि ये जो डायमर फॉर्मेशन है या चेन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है बेरिलियम क्लोराइड का,
वो इस रीजन की वजह से है क्योंकि जो लोन पेयर है क्लोरीन के वो कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम के अंदर, जिनकी वजह से ये ब्रिजिंग एटम्स या ब्रिजिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। आगे देखते हैं। कहते हैं रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। अब कोई भी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। उसको हम कहते हैं मेटल हाइड्राइड। कहते हैं सारे एलिमेंट्स कंबाइन करके हाइड्रोजन के साथ मेटल हाइड्राइड बनाते हैं बेरिलियम के अलावा। कहते हैं बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड जो भी बनते हैं वो नेचर में कोवैलेंट होते हैं एंड पॉलीमेरिक होते हैं, लेकिन बाकी के जो है बेटा वो नेचर में क्या है, आयनिक है। तो कैल्शियम हाइड्राइड आयोनिक है, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड आयोनिक है, बेरियम हाइड्राइड आयोनिक है, लेकिन बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड नेचर में क्या है, कोवैलेंट है। सर क्यों? स्मॉल कैटायन has high polarizing power। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया था कि पोलराइजिंग पावर क्या होती है, कि इनिशियल टेंडेंसी तो आपकी इलेक्ट्रॉन देने की होती है, मतलब नेचर आयोनिक है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो आपके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, दूसरी स्पीशीज पे चार्ज आ गया नेगेटिव, तो अब आप नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचना शुरू कर रहे हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग कोवैलेंट इन नेचर और बीइंग पोलराइजिंग इन नेचर। मैं आपको दोबारा बता देता हूं बेटा। बेरिलियम अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन को दे देता है। तो अब आइडियली जब हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन लेने आता है तो ये ऐसे बिहेव करता है कि हाँ हाँ मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगते हैं, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आने लगता है, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आने लगता है, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आने लगता है, उसी समय बेरिलियम अब इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को और इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। सेम गोज विद मैग्नीशियम। हालांकि बेरिलियम के केस में ये ज्यादा कोवैलेंट नेचर होता है, मैग्नीशियम में थोड़ा सा कम होता है, पर पहले वो तो कहता है कि आ जाओ मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो और मेरे साथ बॉन्ड बना लो, आयोनिक बॉन्ड। पर इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसकी नजर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर होती है, जिसको वो खींचना शुरू कर देता है। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के खींचने को हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर। तो ये हो गए मेटल हाइड्राइड। लेकिन अगर आपको बेरिलियम का हाइड्राइड बनाना है तो आपके पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। आप बेरिलियम क्लोराइड को लिथियम एल्यूमिनो टेट्राहाइड्राइड, ये एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका नाम क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनो टेट्राहाइड्राइड, और इसका नाम तो आप याद कर लेना, टेट्राहाइड्राइड। ये एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका काम होता है जो हाइड्रोजन आराम से दे सकता है दूसरों को या उनसे ऐड करा सकता है। तो लिथियम एल्यूमिनो टेट्राहाइड्राइड बेरिलियम क्लोराइड से क्लोरीन हटा के हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करके बेरिलियम हाइड्राइड बना लेता है। AlCl3 बाहर आ गया, LiCl आ गया।
रिएक्शंस एसिड के साथ, ये मेटल्स किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। अब चाहे वो HCl हो, क्योंकि मेटल कैन रिप्लेस हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। Similarly, this metal can also replace hydrogen from sulfuric acid to form metal sulfate along with release of hydrogen gas. Condition apply कि यहाँ पे +2 चार्ज है, सल्फेट पे -2 चार्ज है, तो मैं अज्यूम क्या है, इट इज बट ऑब्वियस कि कैटायन पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। आप कॉपी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट रिड्यूसिंग नेचर, मतलब दूसरों को इलेक्ट्रॉन गेन कराने का नेचर। दूसरों को इलेक्ट्रॉन गेन कराने का नेचर। कराने का नेचर एंड खुद इलेक्ट्रॉन लूज करने का नेचर। कहते हैं ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं एल्कली मेटल से। सर क्यों? क्योंकि इनकी IE जो है वो ज्यादा है। सर वो कैसे? बेटा एल्कली मेटल्स के पास तो सिर्फ एक ही IE1 लगनी है, लेकिन इनके पास तो IE1 प्लस IE2 होती है। बट यस, हम मानते हैं ओवरऑल ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एल्कली मेटल्स की तरह, लेकिन उनसे कम होते हैं। एल्कली मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, लेकिन एल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है बाय यूजिंग IE1, इनको 2 लूज करने पड़ते हैं बाय यूजिंग सम ऑफ IE1 एंड IE2, जिस वजह से एनर्जी ज्यादा लग जाती है। इसलिए इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लेस नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू अदर्स। मोरओवर, वैसे भी इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है, ReP की जो वैल्यू है, वो कंबाइंड इफेक्ट होता है 3 चीजों का, जो हमने बेटा लास्ट एल्कली मेटल्स के लिए भी पढ़ी थी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, देन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और तीसरी होती है IE वैल्यू, राइट। तो वो फैक्टर्स इनके आते हैं जिनके मैं बारे में अब बात करने वाला हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ReP ऑफ एल्कलाइन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फैक्टर्स ऑन विच डिपेंड्स। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो आपके पास एक एल्कली मेटल होगा, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। आप उनको एनर्जी देंगे ताकि वो किस स्टेट में आ जाए? गैसियस स्टेट में। तो आपने जो एनर्जी दी, इसे कहते हैं बेटा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जो आपकी जेब से जा रही है इसलिए पॉजिटिव है। देन बेटा हम इस गैसियस एटम से एनर्जी देते हैं और इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या करा लेते हैं बेटा? लूज करा लेते हैं। इसको हमको दोबारा एनर्जी देनी पड़ती है। सॉरी, दिस शुड बी 3 एंड दिस शुड बी 2, ताकि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या करे? लूज करे। इन दोनों का सम होता है हमारे पास ओवरऑल IE, जो किसके बराबर होती है? IE1 प्लस IE2, जो काफी ज्यादा पॉजिटिव चली जाती है। और थर्ड फाइनली हमारे पास जो ये गैसियस कैटायन आता है,
इसको हम पानी में डालते हैं तो ये हमको क्या देता है, एक्वस केटायन, साथ में एनर्जी रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये वाली एनर्जी बेटा किस में होती है, नेगेटिव में होती है, एंड इज वेरी लार्ज। तभी एल्कली मेटल्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन सिंस इनसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए हमारी 2 IE लगती है, वो हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एल्कली मेटल ज्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल से। लेकिन अब हम यहां पर एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो कहता है कि बेरिलियम के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो काफी ज्यादा कम है, नेगेटिव, एज कंपेयर टू बाकी के एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वो इस रीजन की वजह से, क्योंकि हम मानते हैं कि बेरिलियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा है, लेकिन उसका साइज छोटा होने की वजह से उसकी जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इसको ढंग से, अच्छे से कंपेंसेट जो है वो नहीं कर पाती। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम is not able to fully compensate its enthalpy of atomization due to its small size, due to its small size. Therefore, E0 value is less negative for beryllium as compared to other alkaline earth metals। तो आप ये कॉपी कर सकते हैं एंड आई होप आपको समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं, सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। एल्कली मेटल्स को भी हम लिक्विड अमोनिया में डालते थे तो सोल्यूशन जो था वो नेचर में क्या बन जाता, कंडक्टिव। तो यहां पे हम देख रहे हैं, अब कहते हैं कि सिंस एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वीक रिड्यूसिंग एजेंट है एल्कली मेटल से, क्योंकि उनकी IE काफी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी ये अच्छे खासे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एल्कली और एल्कलाइन दोनों मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, वो और वो इलेक्ट्रॉन लूज ही करेंगे। लेकिन हाँ, अगर कंपैरिजन एल्कली और एल्कलाइन का आता है तो एल्कली मेटल जल्दी लूज करेंगे, एल्कलाइन देर बाद, क्योंकि एल्कली मेटल में एक ही IE लगती है लेकिन एल्कलाइन में 2 IE लगती है। तो अब देखिए बेटा, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, लिक्विड अमोनिया के साथ क्या बनाता है, अमोनिएटेड केटायन। इसको हम कहते हैं अमोनिएटेड केटायंस, और इनको हम कहते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन को क्या बनाते हैं, कंडक्टिव इन नेचर एंड कलर। कहते हैं जब लाइट अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन पे फॉल करती है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं रेड कलर की, और ट्रांसमिट कौन सी करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कलर होता है उसका, वो कौन सा होता है, रेड का ब्लू। इसलिए सॉल्यूशन जो है वो क्या नजर आता है, ब्लू। तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है या कॉरेस्पॉन्डिंग कलर जो होता है वो जो होता है कलर की फॉर्म के अंदर बाहर आता है। तो जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसका कॉम्प्लीमेंट्री या कॉरेस्पॉन्डिंग कलर
जो होता है वो कलर की फॉर्म के अंदर आता है, दैट इज ब्लू। तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन रेड कलर की एनर्जी या वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं, तो रिलीज वो क्या करेंगे, ब्लू कलर। तो आपको यहां से कुछ कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे, हमारे पास आते हैं क्वेश्चन आंसर्स जो हमने अभी तक टॉपिक करे हैं। ये है एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, कहता है डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ऐसे क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने कम से कम नहीं तो 10-12 टॉपिक पूछ लिए हैं। तो आप इसको लिए कह सकते हैं रेफर नोट्स। एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन है, कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिडक्शन मेथड्स। अब रीजन क्या है, सिंस बोथ alkali and alkaline earth metals, alkali and alkaline earth metals are highly reactive in terms of losing electrons and have large negative E0 REP values, therefore they cannot be obtained by simply chemical reactions, by simple chemical reduction methods. भाई ये एलिमेंट्स तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, तो आप सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से थोड़ी ना इनको ऑब्टेन कर सकते हो, क्योंकि ये तो दुनिया को डिस्प्लेस कर देंगे। मतलब कहने का मतलब है दुनिया के सारे ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देंगे। तो इनके लिए सिंपल केमिकल रिएक्शंस नहीं चाहिए होती, इनके लिए तो जबरदस्त एनर्जी देनी पड़ती है, इनको करंट देकर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन लूज कराया जाता है। तो जो बेटर मेथड है, बेस्ट मेथड इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड के अंदर बेटा ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इस केस में हम उनकी एनर्जी को ओवरकम करके उनको जबरदस्ती उनके इलेक्ट्रॉन्स वापस पहुंचा सकते हैं, है ना। तो अगर आपने ये वाला आंसर कॉपी करना है तो आप ये कॉपी कर सकते हैं, अगर आपको ये वाला आंसर कॉपी करना है तो आप ये कॉपी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैं दोनों आंसर आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया, आपको जो पसंद हो आप कॉपी कर लेना। कहते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम डू नॉट गिव कलर टू द फ्लेम, वेयर एज बाकी के अल्कलाइन अर्थ मेटल ऐसा करते हैं। तो बेटा इसका आंसर बताया था, क्योंकि इनके साइज बहुत छोटे होते हैं, जिनकी वजह से इनकी IE बहुत ज्यादा होती है, जो सिंपल बंसन बर्नर प्रोवाइड नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने में, इसलिए इनका कोई भी कलर नहीं आता। एक्सरसाइज का 19th क्वेश्चन है, कहते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 वेपर में। अगर आपको याद हो BeCl2 का स्ट्रक्चर वेपर में ऐसे आता है, जिसके अंदर 2 क्लोरीन जो है वो ब्रिज्ड एटम्स की फॉर्म के अंदर आते हैं, और BeCl2 सॉलिड में, है ना, चेन की फॉर्म के अंदर बनकर आता है।
तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो अभी तक टॉपिक हमने कवर किया है, और आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। तो बच्चों, आई होप आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इन लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इनको देखकर अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग और बेटर बना सकें। आपका कोई भी डाउट हो इस चैप्टर या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, चाहे वो टॉपिक हो चाहे वो क्वेश्चन हो, आप जरूर मुझे बताएं। मैं आपके डाउट को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मुझे लेक्चर भी बनाना पड़े उस टॉपिक के ऊपर तो मैं आपके लिए लेक्चर भी बनाऊंगा, एंड ऑल दैट फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको ऐसे ही लेक्चर्स के रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस चाहिए तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको रेगुलर टाइम टू टाइम अपडेट्स और लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस जो है वो मिलते रहे। So thank you very much for watching our lecture, and we will meet soon with a new lecture, new topic. Till then, take care. Bye bye. Study hard. Bye from School of Science.